फ्रेंड्स, तो यंग माइंड्स केमिस्ट्री क्लास, हम लोग क्लास 12 सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो जानेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, यानी कि अनुसंख्यिक गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, तो अनुसंख्यिक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 पॉइंट से मिलकर बना है। वो 4 पॉइंट क्या है? वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, विलायक के हिमांक का अवनमन। तीसरा है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स। और लास्ट आप बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि विलयन का प्रसारण दाब। ये चारों चीज़ को हम लोग एक साथ बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि इस चारों चीज़ को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो लास्ट पॉइंट हम लोग देखिएगा क्या है, ये जो सारा प्रॉपर्टीज है डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये सब जो प्रॉपर्टीज है आपका नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो किस पर डिपेंड करता है? वो सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है ना। वो सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, यानी कि सॉल्यूट का जो नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, आपका सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स का कितना मोल्स है उस पर डिपेंड करता है। ये सवाल पूछा जाता है एमसीक्यू में। ठीक है, तो इसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट बट इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नोट क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, नोट दिया हुआ है यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सॉल्यूट यानी कि नॉन वॉलेटाइल लिया जाता है, इसलिए पीबी नॉट इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब हुआ कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, आप तो जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन आपका होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। हम लोग तो वोलेटाइल लिक्विड पढ़ रहे थे, वेपर प्रेशर वगैरह पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल लिया जाता है ना। नॉन वोलेटाइल यानी कि इसका वेपर नहीं बनेगा। वोलेटाइल तो वो होता है जिसका वेपर बनता है। तो यहाँ पर सॉल्यूट जो है हम लोग नॉन वोलेटाइल लेंगे, इसलिए यहाँ पर जब इसको नॉन वोलेटाइल लेंगे तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा? 0। तो पी बी नॉट यहाँ पर हम लोग 0 लेते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए, राउल्ट्स का पहला नियम तो हम लोग देख लिए थे, वोलेटाइल लिक्विड का, वोलेटाइल सॉल्यूट का, सॉरी। तो अब हम लोग देखेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। अब राउल्ट लॉस पे क्या कहा, देखिए क्या कहता है। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। वाजिब सी बात है कि यहाँ पर तो आपका सॉल्यूट तो है ही नहीं, यानी कि वेपर पार्शियल प्रेशर तो हम लोग सॉल्यूट का नहीं लेंगे क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। तो वाजिब सी बात है कि आपका वेपर प्रेशर किस पर निर्भर करेगा? अब आपका सॉल्वेंट पर निर्भर करेगा। तो यही लॉ कहता है। लॉ कहता है कि इट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। जिसको हम लोग फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं? पी एस बराबर पी टी, यानी कि टोटल प्रेशर बराबर क्या होगा? पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाता है आपका? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। एक अवाष्पशील विलय के घोल का वाष्प दाब उस तापमान पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है जो इसके मोल अंश के गुना होता है। तो इसी चीज़ को आपका लैंग्वेज में लिखा गया है। तो यही आपका लॉ होता है राउल्ट्स लॉ का। तो इसमें हम लोग देखते क्या है, इसमें हम लोग सीखते यह है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना हम लोग डालेंगे, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब क्या हुआ? शुगर, यानी कि ग्लूकोज आप बोल सकते हैं, है ना। नमक आप बोल सकते हैं, सॉल्ट, तो ये सब नॉन वोलेटाइल हुआ। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना हम लोग डालेंगे वेपर प्रेशर उतना उसका कम होगा, है ना। और सरफेस एरिया आपका उतना ही कम होगा। यही बात है। तो छोटी सी बात है, आप इसको देख सकते हैं। एक बीकर है, जैसे कि अब इसमें पानी है, इसका कुछ वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। जो आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर आएगा तो वो आपका बॉइल करने लगता है। यही हम लोग पढ़े हैं। तो अब बात है कि आप अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो जाइएगा तो क्या होता है, इसका मोल्स इसके क्या होता है कि वो कुछ स्पेस ले लेता है लिक्विड में।
जब वो कोई स्पेस ले लेता है लिक्विड में तो वेपर जो है बन नहीं पाता है उतना, यानी कि आप यह कह सकते हैं कि जो वेपर पहले उतना बनता था लिक्विड का या सॉल्वेंट का वह उससे कम वेपर बनता है, तो वो कम प्रेशर बनाने लगता है ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जितना भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, जितना अमाउंट डालते जाएंगे उतना वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब हम लोग जानेंगे कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो उससे क्या क्या होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर कम होगा, उसी की वजह से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, तो वही उसी से रिलेटेड। आइए देखते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर रिलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो सब पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो उसका आइडेंटिटी है उसका उस पर निर्भर नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन यानी कि कितना सॉल्यूट पार्टिकल्स आप डाले हैं उसी पर निर्भर करता है कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। यानी कि राउल्ट ने सिद्ध किया कि वाष्प दाब का अवनमन केवल विलय के कणों के सांद्रण पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं। ये तो बार बार मैंने कहा था, पहले ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी हम लोग देख चुके हैं। तो इक्वेशन हम लोग क्या देखते हैं, P1 नॉट आपका क्या हो जाता है, काई 1 और P1 नॉट, है ना। P1 बराबर यानी कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है बगा कि द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि क्या हो रहा है, डेल्टा P1 से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा को हम लोग चेंज बोलते हैं ना, या परिवर्तन। तो द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन एज, विलायक के वाष्प दाब में अवनमन को निम्न प्रकार से दिखाया जाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से दिखाया जाता है। डेल्टा P1 आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध, पहले तो शुद्ध ही था ना, जो भी आप पानी ले रहे हैं, मान लीजिए बकेट में, मान लीजिए बकेट है, ये बीकर है, सॉरी, इसमें आप पानी लिए हैं, इसका जो भी आपका पहले आपका वेपर प्रेशर होगा, इसमें तो कुछ नहीं मिला है, तो ये आपका शुद्ध हो जाता है, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर हो जाता है। इसको हम लोग P1 नॉट से देखते हैं। तो अब क्या हो रहा है, वो घट रहा है ना, सॉल्यूट डालने से वो घट रहा है, तो घट रहा है तो क्या हो जा रहा है, P1 हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग डेल्टा P1 कैसे निकालेंगे, डेल्टा P1 निकालेंगे जो पहले ज़्यादा था यानी कि P1 नॉट, उसमें हम लोग माइनस कर देंगे P1, तो यही हो जाता है डेल्टा P1। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो P1 नॉट क्या हो जाएगा आपका, P1 को कैसे लिखते हैं, फिर P1 को फिर लिखते हैं हम लोग P1 नॉट काई 1। तो P1 यहाँ P1 नॉट को कॉमन ले लेते हैं, तो P1 नॉट इंटू 1 माइनस काई 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब लोग देखेंगे हम लोग उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे इसको देखते हैं। यहाँ तो काई 1 लिखा हुआ है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ना, तो काई 2 हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आपका क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है यानी कि काई 1 प्लस काई 2 आपका 1 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि काई 2 बराबर क्या होता है, 1 माइनस काई 1। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा P1 इक्वल टू काई 2 P1 नॉट, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, यही बात है। तो अब हम लोग अगर इसको लिखेंगे इस तरीके से कि काई 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि काई 2 को वहीं रहने देंगे और डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना। और डेल्टा P1 को कैसे लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1। तो इसी चीज़ को दोबारा इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसको देखिएगा, ये वाला इस वाला स्टेप को P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट, है ना। और काई 2 को कैसे लिख सकते हैं, काई 2 को इस सूत्र से लिख सकते हैं, हम लोग तो जानते हैं, यानी कि काई 2 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि N1 प्लस N2, यही हो जाता है आपका डेल्टा P1 बाय P1 नॉट, यही चीज़ है। और डेल्टा P1 को आप कैसे लिखते हैं, P1 नॉट माइनस P1, सेम चीज़ है। ठीक है, जहाँ पर N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक का, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय का। तो इस ग्राफ से हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या हो रहा है ना। आइए देखते हैं, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये आपका लोअरिंग हो रहा है ना। पहले जो आपका P1 था इस तरीके से, P1 नॉट आप बोल सकते हैं, ये था, ये घट कर आपका P1 प्रेशर इतना हो गया है। तो कितना हुआ है, तो आप बोल सकते हैं यही आपका डेल्टा P1 है।
यही आपका क्या है, डेल्टा P1। तो इसी को ग्राफ से समझाया गया है। तो अगर आप कमेंट करिएगा तो हमको बताइएगा, तो इस ग्राफ को और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो इस बार हम लोग समय को बचा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप आप देखिएगा, ये बार बार न्यूमेरिकल में भी आता है कि जब N2 आपका बहुत 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 ज़्यादा लेस रहेगा N1 से, है ना, N2 बहुत 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 ज़्यादा लेस रहेगा N1 से, तब हम लोग N2 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या लिखते थे, N1 प्लस N2। तो अगर मान लीजिए आपको बोलेगा कि N2 को नेगलेक्ट कर दो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, N1 लिखेंगे। यही वाली बात है। तो हम लोग तो जानते हैं ना कि क्या होता है आपका फॉर्मूला, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 प्लस N2। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या लिख देंगे, N1। तो N1 लिख देंगे। अब N2 क्या लिखते हैं हम लोग, W2 बाई M2, यानी कि वेट, मोलिकुलर वेट आप बोल सकते हैं कि वेट, गिवन वेट बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। उसी तरीके से आपका N1 क्या हो जाता है, आपका हो जाता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, यानी कि आपका W2 बाय M2 इंटू M1 बाय W1। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जहाँ पर आपका W1 W2 क्या है, आर द गिवन मास एंड M1 एंड M2 आर द मोलर मास। यानी कि जहाँ W1 और W2 दिया गया द्रव्यमान है और M1 और M2 क्या है, मोलर द्रव्यमान। तो यही आपका एक सब बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट आपका एक फॉर्मूला हो गया जहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका देख रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे पानी में चीनी मिलाने पर सरफेस एरिया घट जाता है और पानी का वाष्प कम बनता है, जिसे वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो वो एग्जाम्पल मैंने आपको समझा चुका है ना। तो ये आपका था लोअर, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो ये क्वालिटी पॉवर्टी का पहला पार्ट था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो और आगे भी देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।